आज आपसे एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये लिख कर ले लीजिए। जितना कोलाहल ये पैदा कर रहा है ना, अभी बम ब्लास्ट जो रुके हैं, अब ये पत्थरों पे आए, मैं कह रहा हूँ आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में दोबारा इमरजेंसी लगेगी। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, इस देश में इमरजेंसी फिर लगेगी। और वो दूसरी जिस तरीके की इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उस दूसरी इमरजेंसी का समर्थन होगा, मेजॉरिटी समर्थन करेगी कि नहीं ये लगानी चाहिए। ये सब करके नरेंद्र मोदी को उस तबके के और पास ले आते हैं जो मेन इस देश में सरकार बनाता है। तो कोई इंडिया के खिलाफ प्लानिंग तो नहीं चल रही थी। उस वीडियो में ये भी एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं थे उस नाइट क्लब के अंदर। वहाँ पे किसने रिकॉर्डिंग की? क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था, धर्म का आधार था, ना कि कोई और वजह। बोला गया था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ से हर मुसलमान को जाना था और उधर से हर हिंदू को इधर आना। आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली, आज़ादी ब्रिटिशर्स ने दी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था वो लॉ, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी शर्तों पे दी थी। एक बार पढ़ लीजिए आज़ादी कैसे मिली है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं मिली, ब्रिटिशर्स के टर्म्स एंड कंडीशन से मिली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आज सब लोग अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जो लोग अभी पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं या जो लोग देखते रहते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेगी। और जैसे कि आज आप जानते हैं कि संडे है, तो आज गरम अड्डे का नया एपिसोड लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। इससे पहले अगर आपको कोई भी आपकी ओपिनियन या आपको कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और श्रुति दोनों की इंस्टाग्राम आईडीज़ की लिंक दिए गए हैं। वहाँ पे आप जाइए, अपनी ओपिनियन या जो भी कम आपको टॉपिक देना है उसके बारे में आप उसको मैसेज करके हमें बता सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के गरम अड्डे के जो मुद्दे हैं, वो पहला है राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है ज्ञानवापी में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तीसरा मुद्दा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, और चौथा है तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी और उस पर हुई डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करें। पहला टॉपिक जैसा कि है राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बात होती है। इस देश में एक तबका है जो खुद को लिबरल कहता है, जो खुद को कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। उसमें से एक तस्लीम रहमानी भी हैं। वो तो इतना बोल गए, एक डिबेट में मैं देख रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो डिबेट में बोल गए कि ये इंटेलेक्चुअल्स का है। अब भैया इंटेलेक्चुअल कौन है कौन नहीं, ये आप थोड़ी नहीं डिसाइड करेंगे। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है, तो मैं इंटेलेक्चुअल में आऊँगा कि नहीं आऊँगा ये मुझे कौन बताएगा? ये मेरी बातों से पता चलेगा। हो सकता है कोई आदमी कम पढ़ा लिखा हो, लोग गाँव के कम पढ़े लिखे होते हैं ना, लेकिन जब वो बात करते हैं आप उनकी पॉलिटिकल समझ देखिए, वो आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। जो सो कॉल्ड एलिट क्लास, अब एलिट क्लास की दिक्कत क्या है, वो हैं संख्या में इतने। अब जैसे नरेंद्र मोदी गए विदेशी दौरे पे, तो एक पत्रकार ने लिख रही हैं कि वहाँ डेनमार्क में रानी के साथ वो बैठ के खा रहे थे तो कटलेरी रखी, तो कटलेरी यूज़ करने। अरे क्यों साहब, आप ये सब करके नरेंद्र मोदी को उस तबके के और पास ले आते हैं जो मेन इस देश में सरकार बनाता है। एलीट क्लास कहीं वोट नहीं देने जाता है, ना कहीं वो करता है, ना उसका कोई वो है, वो केवल पैसे के लिए काम आता है। और बीजेपी के पास वो सुविधा है, सरकार में है, लोग खुद पैसा देते हैं, ये समझिए आप। और यही सो कॉल्ड एलीट क्लास सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और अगर दंगे राजस्थान में हो रहे हैं, रोज कम्युनल वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, उस पर नहीं बोल पाता है। सेकुलरिज्म की बात वहाँ नहीं होती है कि वहाँ झंडे लगे थे तो रात में उतारे गए, पहले ही रात में बवाल हो गया, लेकिन फिर ईद वाले दिन भी बवाल हुआ। अरे भैया, कैसी गवर्नमेंट है कि वो अपने बर्थडे में मस्त हैं, और जो उनके सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, वो खैर चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ नेपाल में मस्ती कर रहे थे। अब चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ क्यों मिलना है, ये वही बताएं, क्योंकि इस देश में इतने समय जो सोल्यूशन देगी वो सरकार में वो तो है नहीं। तो अगर एम्बेसडर को मिलकर कोई काम है तो वो उनसे मिलनी चाहिए। तो आप वहाँ पर कर क्या रहे थे? कोई इंडिया के खिलाफ प्लानिंग तो नहीं चल रही थी। उस वीडियो में ये भी एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं थे उस नाइट क्लब के अंदर। वहाँ पे किसने रिकॉर्डिंग की? मेरा अनुमान कहता है कि वहाँ पे भारत की खुफिया एजेंसी थी जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग लीक की है।
और जानबूझ के लीक किया है कि ये वापस आ सके, नहीं तो ये वहाँ कोई प्लानिंग बड़ी करने गए थे। और जो राजस्थान में डेवलपमेंट हो रही है उसको भी समझिए कि आप सीएम हैं, आपके पास पावर है, बीजेपी पावर में नहीं है। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आपको जिस पे भी शक है, अगर आपके पास सबूत है आप गिरफ्तार करिए, आप उस पर एनएसए लगाइए, आप राष्ट्रों लगाइए, अंदर करिए। रात में जो घटना होती है उस घटना का मेन कारण क्या बनता है? ईद के एक दिन पहले की भगवा झंडे लगे हुए थे, या तो आपको लगने नहीं देने चाहिए थे पुलिस को। आपको पता था अगले दिन ईद और परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया 3 चीज़ थी, आपने लगने दिए। उसके बाद वो उतर रहे हैं तब भी आप कुछ नहीं बोल पाए। वहाँ पे वायलेंस होता है तो ये जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन और सरकार की हो जाती है। अगर आप कहीं पे डंडा मारेंगे तो डंडे के जवाब डंडे से ही मिलेगा, क्योंकि 70 साल तक हिंदुओं को बहुत समझा लिया गया। मुसलमान कोलाहल मचाता रहता था और हिंदू चुपचाप देखता रहता था। लेकिन अब हिंदुओं को समझ में आ गया है कि नहीं, कोलाहल मचाना जरूरी है। ये सरकारें जो कोलाहल मचाती है उसी के तरफ झुक जाती हैं, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म का आधार था, ना कि कोई और वजह। बोला गया था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं, यहाँ से हर मुसलमान को जाना था और उधर से हर हिंदू को इधर आना था। लेकिन हमारे नेता, राजनीति, बड़ा भाईचारा रोक लिए। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू बड़ों का मान रखता है। उसने कहा हमारे नेताओं ने रोका है, पद में बड़े हैं, हम सम्मान करेंगे। लेकिन दिलीप कुमार जो कि यूनुस खान थे, यूनुस खान को दिलीप कुमार बन के ही इस देश में रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? वजह है क्योंकि हिंदुओं में नफरत थी। जिस हिसाब से लाशें आई थी वहाँ से हमारे भाइयों को काट काट के फेंका गया था, और यहाँ का कोई नेता नहीं गया था। जो गांधी बड़ा महान बताते हैं लोग, उन गांधी ने क्यों नहीं बोल पाया? तो ये जवाब कोई दे पाएगा? राष्ट्रपिता मैं नहीं मानता हूँ, जो मानते हैं वो वजह दें कि क्यों मानते हैं। आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली, आज़ादी ब्रिटिशर्स ने दी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था वो लॉ, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी शर्तों पे दी थी। एक बार पढ़ लीजिए आज़ादी कैसे मिली है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं मिली, ब्रिटिशर्स के टर्म्स एंड कंडीशन से मिली है। और जो ये बात कर रहे हैं राजस्थान के गहलोत, तो आप इस्तीफ़ा दीजिए, फिर नरेंद्र मोदी से कहिए कि प्रेसिडेंट रूल लगाएं और कंट्रोल करें। आप देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होगा। गुजरात में 2002 के बाद हिम्मत नहीं पड़ती है, अभी थोड़ा बहुत हुआ है तो उसका भी जवाब मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यूपी में देख लीजिए, 5 साल सरकार चलाने के बाद आज किसी की हिम्मत नहीं है। सरकार ऐसे ही होती है, होनी चाहिए और ऐसी ही चलती है। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस टॉपिक के बारे में। और अब चलिए दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि है ज्ञानवापी। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद, वो बनारस में है। आपने एक नारा सुना होगा कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो सच में मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या कभी ज्ञानवापी गए बनारस में या काशी? जाइएगा, देखिए उस मस्जिद को। वो मस्जिद चीख चीख के कहती है कि मैं किसी और की अमानत हूँ। और जितना मैंने कुरान के बारे में देखा, मतलब पढ़ा तो नहीं है, मैंने ये नहीं कहूँगा कि पढ़ा है, मैंने जितना सुना और किया है या जितना समझी है लोगों से, तो उसमें एक चीज़ है कि कुरान कहती है कि किसी और की अमानत रखनी नहीं चाहिए। और वो मस्जिद चीख चीख के कहती है कि मैं मंदिर थी, मेरा ऊपर का हिस्सा तोड़ के गुंबद लगा दिया गया। मैं फ़ोटो भी डाल रहा हूँ साइड में, आप देखिएगा कि वो मस्जिद क्या चीख चीख के कहती है। उसमें नक्काशियाँ बनी हैं जो हिंदू मंदिर में बनी होती हैं, उसके पिलर्स में, उसकी दीवालों पे। और वो मस्जिद कैसे हो गई? ये राजीव गांधी ने एक अच्छा वो खेल खेल दिया कि ले आए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि कोई वो नहीं। कश्मीर में 25,000 मंदिर तोड़ दिए 1990 के बाद। वहाँ किसी की नहीं हिम्मत है, किसी लिबरल जो गैंग सो कॉल्ड अपने आप को खुद से डिक्लेयर किए हुए इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल, सेकुलर्स, उनकी हिम्मत नहीं होती उस 25,000 मंदिर बोलने पे, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की बात है और यहाँ पे मुसलमानों की बात है। मुसलमानों की तरफ से बोलना है, वो माइनॉरिटी हैं। अरे इस देश में सिख भी माइनॉरिटी है, पारसी भी माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है, जैन भी माइनॉरिटी है, बुद्ध भी माइनॉरिटी है। उनमें से किसी को दिक्कत नहीं है हिंदुओं से, ना हिंदुओं को किसी से।
थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो हम अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का फैसला मानते हैं। अगर पारसी या हिंदू के बीच में कुछ होगा और वो लोग अगर रिलीजियस मैटर के पीछे है वो कोर्ट जाएंगे तो वो मान लेंगे, नहीं तो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन ये क्या वजह है? और यहाँ तक कि जो मुगल जिनके ऊपर ये बहुत उछलते हैं ना, जो इसी बंधु बोलते हैं कि 500 साल मैंने इस देश पे हुकूमत की है, वो इस चीज़ का जवाब देते हैं कि उनकी ही हिस्टोरियंस ने लिखा है कि 33,000 मंदिर तोड़े गए हैं। वो 33,000 हिंदू क्लेम करे, वो हिंदू का है ना, ये देश हिंदू का ही है, ये हिंदुओं के बाप का है, क्योंकि यहाँ ये संत मनु की धरती है और वो उनसे माना जाता है कि हिंदुओं की जड़ है। तो ये तो मेरे बाप की है, मेरे बाप की ज़मीन है, मेरे बाप का घर है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, किसी मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अरब से आए, अरब में जाइए आप, वहाँ क्लेम करते फिरिए। और अगर आप मानते हैं यहाँ पे तो आप मनु को मानते हैं। मतलब एक मुस्लिम एक बड़ी अलग कौम है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने हिस्ट्री अभी पढ़नी शुरू की है थोड़ा, वो भी एक सीरीज़ लाऊंगा। उसमें आपको पता है जो इनके पहले के 3 खलीफा या कैलिफेट थे वो तीनों बुत मतलब मूर्ति पूजन वाले थे, बुत परस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। और सबसे बड़ी चीज़, मुस्लिम में कोई नाम नहीं होते हैं, ये सब नाम अरबी में थे, वही लोग जब कन्वर्ट होते गए वही नाम चल रहे हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बताएं कि मोहम्मद साहब का नाम क्या बदला गया था जब वो मुस्लिम बने? नहीं, वो अरब में वही नाम चल रहे थे, वही नाम आज भी चल रहा है। और 3 कैलिफेट जब तक अली साहब नहीं बनते हैं तब तक के 3 जो उनसे पहले के बने वो तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम थे, तीनों ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, तीनों बुत मूर्तियों की पूजा करते थे। आप पढ़ सकते हैं इतिहास में जाके, खुद देख सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है? अरे आप दे दो, आपको पता है अगर आप मुस्लिम हैं, आप कहते हैं सौहार्द चाहिए, आप हिंदुओं को केवल वो दो जगहें बची हैं, काशी और मथुरा, वो आप दोनों दे दीजिए। 2 जगह आप दे देंगे, हिंदू 33,000 जगहों पे क्लेम नहीं करेगा। लेकिन अगर हिंदू जिस तरीके से अब देख रहा है, जिस तरीके से उसने नहीं बोला इतने साल, अगर वो बोलने पे फिर आ रहा है, अगर उसने बोलना शुरू किया तो आपको 33,000 और भी खोने पड़ेंगे। आप सोच लीजिए कि आपको 33,000 खोने हैं या 2 दे के 2 की जगह हिंदू दे देगा, आप अपनी मस्जिद बना लीजिए, और उससे बड़ी जगह देगा जितनी बड़ी जगह आपसे लेगा। ये भी ये मैं अपने विश्वास से बोल रहा हूँ क्योंकि खुद हिंदू हूँ। हमें नहीं चाहिए बवाल, लेकिन अगर मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं कहता है कि मंदिर बनवाना है, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन काशी और मथुरा और अयोध्या ये हमारे दिल हैं। जिस तरीके आपके लिए मक्का और मदीना, उस तरीके हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं। आप हमारी थोड़ी इज्जत रखिए, आप हमें बड़ा भाई मानते हैं, आप कहते हैं हम बड़े हैं, तो आप हमारी बात रखिए। आप थोड़ा झुकेंगे, हम भी झुक जाएंगे, लेकिन अगर आप अकड़ेंगे तो हम भी अकड़ेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझ, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है मुस्लिम भाइयों से कि प्लीज़ अपने धर्म गुरुओं और सबसे बात करके एक राय बना के आप वो 2 जगहें दे दीजिए, और उसके बदले में आपको जहाँ ज़मीन चाहिए होगी आपको उसी जगह मिल जाएगी, बनारस में ही मिल जाएगी, मथुरा में ही मिल जाएगी। नहीं तो फिर वही होगा अयोध्या की तरीके की, फैज़ाबाद को अयोध्या डिक्लेयर किया जाएगा और आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा। बेइज्जती होगी, वो बेइज्जती है, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। वरना अगर आपने उस समय मान लिया होता 1992 में, जिस तरीके अडवाणी जी ने भी कहा था कि आप हमें मस्जिद दे दीजिए, हम आपको सरयू के उस पार, तो मंदिर और मस्जिद आमने सामने बनते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए आपके साथ क्या होगा। तो भिड़ेंगे, अकड़ेंगे, यही होगा। थोड़ा सा आप झुकेंगे, थोड़ा सा हम झुकेंगे, प्यार बढ़ेगा। इसी साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी जो भी ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कमेंट डाउन। और अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में क्या हो गया ऐसा? तो नवनीत राणा का केस जो चल रहा था उसमें बेल मिल गई। अब पहली बात तो बहुत हंसी आती है कोर्ट के रोल पे, और ये बात मैंने जब मैंने द कश्मीर फाइल्स करके जो सीरीज़ बनाई थी उसमें मैंने कही थी कि ये कोर्टें आज सुओ मोटो ले रही हैं, स्वतः संज्ञान। लेकिन ये स्वतः संज्ञान तब क्यों नहीं लिया गया था जब कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था? 1990 में क्या कोर्ट नहीं थी, या सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक नहीं था,
या जजेस जानते थे कि वहां ना जज की चलेगी और जो जज बोलेगा उसको अभी वही हाल होगा जो कश्मीरी हिंदू। यही वजह थी। उस कश्मीर फाइल्स में आपने मूवी देखी होगी तो उसमें एक चीज बोलता है कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है, ये सच्चाई है। सिस्टम उन्हीं का है आज भी, क्योंकि ये 70 साल से वो सिस्टम बनाया गया है। जजेस आज भी वही हैं। जो रमन्ना साहब हैं, उनके फादर क्या थे, वो कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से और सुप्रीम कोर्ट के आज जज तक पहुंचे, ये भी तो बताएं। कैसे उनके फादर जब मुख्यमंत्री यानी नहीं प्रेसिडेंट बनते हैं और उनको वहाँ पे इस्तीफ़ा दिलवाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उनको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करवा कर और किस तरीके वो सुप्रीम कोर्ट से पहुँचते हैं, ये सबको पता है। कॉलेजियम गैर कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं नहीं है, लेकिन क्यों बनाया गया है ये सीधी बात है कि परिवारवाद चला रहा है। आप देखिए, आप पढ़िए, जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड चीफ जस्टिस बनते हैं ज़्यादातर एक फैमिली से रहे हैं। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? परिवारवाद कहीं भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, गलत है और ये इसीलिए चलाया जा रहा है। आज लेकिन कोर्टें समझ गई हैं कि अब हिंदू वो नहीं रह गया कि जो पहले मतलब हिंदू मार के भगाया जा रहा था, स्वतः संज्ञान नहीं ले पा रहे थे। नवनीत राणा को अंदर किया जाता है, क्या चार्जेस लगा दिए जाते हैं? एनएसए पे इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती है। मेरे जानने में एक के ऊपर लगा है, गलती किसकी थी वो तो बात अब कोर्ट में चल रही है, लेकिन उनके ऊपर लग गया था। उनको 3 साल तक बेल नहीं मिली। क्यों मिल गई बेल स्पेशल कोर्ट से, ये सब जानते हैं। नवनीत राणा ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। नवनीत राणा ने कहा नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि प्रधानमंत्री का वो है। लेकिन असलियत पता है कि ये करवाया था बीजेपी ने। अब आप कहेंगे कि आप बड़े वैसे बन रहे हैं, लेकिन जो मेरी एनालिसिस कहती है वो यही कहती है, नवनीत राणा को बीजेपी ने उठाया। और क्यों उठाया? क्योंकि एक बात, जो भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं और राजनीति को वहाँ की समझते हैं, तो वो जानते हैं कि शरद पवार ने जिसके साथ हाथ मिलाया वो पार्टी खत्म हो गई है और उनका टारगेट है अब शिवसेना। वरना आप ये बताइए, राज ठाकरे इतना कर रहे, राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लोग कह रहे हैं राज ठाकरे बीजेपी की फील्ड पे बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, राज ठाकरे से बैटिंग करवा रहे हैं शरद पवार। क्योंकि जो वो बजरंग बली का वो नहीं कि हम हनुमान चालीसा गाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कोई मराठी नहीं गाता, मराठी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। उनके एक मारुति करके उनका वो अपना है, वो गाते हैं। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि राज ठाकरे ने बहुत उत्तर भारतीयों के लिए बोला है, यूपी बिहार, उनको हिंदू वोट देने का नहीं, क्योंकि जो शिवसेना से जुड़ा है वो अगर कहीं बितकेगा तो वो बीजेपी में आएगा। तो उनको वो दोनों वोट साधने के लिए ये करना था और इन्होंने ये कर रहे थे। बीजेपी समझ गई कि अगर राज ठाकरे इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। शिवसेना को बीजेपी ने बचाया इनडायरेक्टली, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है राज ठाकरे मजबूत हो, क्योंकि वो उसे पता है कि अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। इनकी जो भी हरकतें हुई हैं और जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं, जिस हिसाब से ये विवाद खड़ा, लाउड स्पीकर का विवाद खड़ा करवाया एनसीपी ने। एनसीपी के हाथ में है होम मिनिस्ट्री। गिरफ्तार करवाना चाहते राज ठाकरे को, करवा लेते, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि वो उनके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। नहीं करवाएंगे गिरफ्तार, राज ठाकरे अंदर नहीं होगा, वो उनके हिसाब से बैटिंग कर रहा है। वो बैटिंग करेंगे, शिवसेना वीक होगी, राज ठाकरे को फायदा मिलेगा। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि नवनीत राणा ने सारी लाइमलाइट ले ली। तो आप देखिए राज ठाकरे गायब। ये होता है, कभी कभी पुरानी दोस्ती निभाई जाती है। और काश उद्धव ठाकरे मेरा ये देखें और वो ये समझें कि आपने को जो करना था आप कर चुके 2020 से, और अभी तक आपने सरकार चला ली है। 2.5 साल आपने मांग रहे थे, 2.5 साल आप सीएम बन चुके हैं। जिस तरीके नीतीश कुमार ने किया, आप भी घर वापसी कर लीजिए। आप घर वापसी कर लेंगे तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी, आपको सरकार में भी बैठने का मौका मिला रहेगा। नहीं तो आप बर्बाद तो करे जा रहे हैं, आपके अंदरूनी लोग ही आपको बर्बाद कर रहे हैं। बहुत छोटी सी राय है, एक छोटा सा आदमी हूँ लेकिन एक राय दे रहा हूँ, मानना चाहे तो मानिए, नहीं तो बाकी राम भरोसे तो सब है।
तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पे। तो चलिए चौथे टॉपिक पे चलते हैं। तो चौथा टॉपिक, जैसा कि बात हुई थी बग्घा जी की गिरफ्तारी और हिटलर शाही। तो इस देश में हिटलर शाही बोला जाता है नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। ये एक टर्म बड़ा वो हिटलर को इतना टाइम नहीं लगा था, इलेक्शंस हो रहे हैं। तो क्या आप जनता के लिए कहना चाहते हैं कि जनता हिटलर शाही करवा रही है? जनता ही हिटलर शाही करवा रही है इसका मतलब भाई, क्योंकि वोट हुआ 2014 में वो जीत कर आए, 2019 में फिर जीत कर आए, 2012 में भी 2017 में भी बीजेपी को वोट जनता ने दिया, 2017 में भी दिया। तो मतलब बीजेपी मतलब हिटलर शाही हम करा रहे हैं। अब आप देखिए, एक एमपी को गिरफ्तार करने दूसरे स्टेट की पुलिस आती है। नियम क्या होता है? आप आएंगे, आप थाने में रिपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक मैसेज, ना प्रोसीजर है। आप वहाँ पे आएंगे, आप वहाँ पे कहेंगे, फिर उस थाने की जिस थाने से रिलेटेड आदमी होगा, तो वहाँ का आपके साथ प्रशासन आएगा, क्योंकि क्या पता कौन आदमी कैसा हो। अरे कोई हो बड़ा दबंग टाइप का, आई पुलिस उठाने पंजाब की, आप लाओ लश्कर के साथ तो आएंगे नहीं इतने। आप आएंगे, 2 गाड़ियाँ आएंगी, 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी आएंगे। यहाँ पहुँचे, कोई तगड़ा आदमी है, आपने उसके हाथ लगाया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, बंदूक के साथ सब कुछ है। पता चला आपको गिरा के मारा, नहीं तो किसी को गोली मार दी, फिर क्या होगा? छपेगा दिल्ली में गोली मार दी गई पुलिस को, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए ये प्रिकॉशनरी होता है कि आप जिस स्टेट में गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, वहाँ जो भी जिस जगह का भी केस है, वहाँ का रिलेटेड थाना की पुलिस या प्रशासन आपके साथ आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी कैसा है, तो इसको कैसे डील करना है। तो वो उससे ज़्यादा लॉ लश्कर लेकर आएगा। आपने कार्रवाई की, अभी तक नहीं जवाब दे पा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जो खुद कहते हैं कि दबंग, चाहे कुमार विश्वास के साथ करना हो, चाहे इनके साथ करना हो, आप उठाए लिए जा रहे हैं। जो लोग माइनॉरिटी का बड़ा रोना रोते हैं, मुंह से तो गाली निकलती है, सरदार को, वो सरदार हैं, उनको आपने पगड़ी तक नहीं पहनने दी। कैसी पंजाब पुलिस है? सरदारों का इलाका ऐसे आ रहे हैं आप, और आप पगड़ी नहीं पहनने दे रहे उस आदमी को घर से निकलने से पहले। अरे एमपी है, आप उस चीज की इज्जत मत रखिए, लेकिन कम से कम पहनने तो दीजिए पगड़ी। आप एक सरदार को पगड़ी नहीं पहनने देंगे और फिर बताएंगे हिटलर शाही मोदी करते हैं। वो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, उनको एक आतंकवादी से बुरी तरीके से आप ले जा रहे हैं। और जब बाटला हाउस एनकाउंटर हो तो आप रोएंगे बैठ के, केजरीवाल सवाल उठाएंगे उस एनकाउंटर पे पुलिस ने क्यों किया। और जो लोग कहते हैं ना हिटलर शाही, अभी आपने देखा नहीं है मोदी क्या है। मैं आज आपसे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये लिख कर ले लीजिए। जितना कोलाहल ये पैदा कर रहा है ना, अभी बम ब्लास्ट जो रुके हैं, अब ये पत्थरों पे आए, मैं कह रहा हूं आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में दोबारा इमरजेंसी लगेगी। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, इस देश में इमरजेंसी फिर लगेगी। और वो दूसरी, जिस तरीके की इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उस दूसरी इमरजेंसी का समर्थन होगा, मेजॉरिटी समर्थन करेगी कि नहीं ये लगानी चाहिए। आप देखिएगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगाएंगे, और इस देश का हिंदू, मतलब एक वर्ग विशेष को छोड़ के, एक मजहब को छोड़ के, बाकी हर आदमी सपोर्ट करेगा। देखिएगा, क्योंकि कश्मीर से 5 तारीख को हटी थी, 5 अगस्त को धारा 370, और उससे पहले का मेरा फेसबुक पे देख लीजिएगा जाके, मैंने क्या लिखा था। 4 तारीख की रात का स्टेटमेंट था, कह दिया था 370 गई, और सुबह क्लास में बैठा हुआ था, अपनी क्लास ले रहा था, और एकदम से न्यूज़ आई थी कि 370 चली गई। हो सकता है बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन एनालिसिस जिस हिसाब से डीप में करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपनी वीडियो में पहले भी बोली है, राजनीति वो नहीं होती है जो दिखती है, राजनीति वो होती है जो दिखती नहीं है। राजनीति होती बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो आंखों के सामने से गायब रहती है, इसलिए समझ में नहीं। तो राजनीति समझनी है तो उस छोटी चीज़ को पकड़ना सीखिए, बड़ी चीज़ के पीछे दुनिया भागती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपकी जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फिर हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।
इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं वेडनेसडे को द इंडियन फाइल्स की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, लर्न टू स्पीक, बाय बाय।